एपिसोड 9 की शुरुआत टील से होती है, जो सिसिलिया का एक मैसेज लेकर योकी के पास आती है। योकी उसको छुट्टी के दिन हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है, पर टील बताती है कि वो असल में गाय से मिलने की उम्मीद से उसके रूम आई थी। खैर, योकी हाँ में सर हिलाता है और रूम से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो इतनी सीक्रेटिव क्यों हो रही है। बाहर आने के बाद उसे टील की खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है कि उसने अपनी एक्साइटमेंट कितनी अच्छी तरह छुपा ली थी। फिर वो गाय के लिए मैजिक क्रिस्टल्स का एक बैग निकालती है। गाय उसे कहता है कि हर वक्त उसकी चिंता करने के बजाय वो खुद का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे। बाद में योकी सिसिलिया के मैंशन जाता है, जहां वो उसके साथ चाय पीने बैठता है। योकी टील के बारे में कुछ जोक्स मारता है, पर फिर उसको रियलाइज होता है कि उसके पास बात करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचा है। सिसिलिया की चाय पर कुछ हल्की फुल्की तारीफ करने के बाद वो चिकन आउट कर जाता है और मैंशन से निकल जाता है। बाहर आकर योकी खुश होता है कि उसको सिसिलिया से बात करने का मौका मिला, पर वो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ में बस ऐसी छोटी मोटी सिली मीटिंग्स ही लिखी हैं। अपने इस रोमांटिक कंफ्यूजन में फंसकर योकी मदद मांगने के लिए ड्यूक को कांटेक्ट करता है। ड्यूक तुरंत समझ जाता है कि उसके पास बात करने के लिए कोई और दोस्त नहीं है। योकी फिर उसको बताता है कि वो खुद को छुपाने के लिए इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करके सिसिलिया के मैंशन के आसपास चुपके से लर्क करता रहता है, ताकि वो अपने क्रश का एक नया साइड देख सके और उसको बेटर समझ सके। ये सब सुनकर ड्यूक हॉरिफाइड हो जाता है, क्योंकि योकी एक्चुअली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर स्टॉकिंग करके लिटरली एक क्राइम कर रहा था। फिर वो एक लंबी सांस लेता है, ये समझते हुए कि योकी इस वक्त कितना डेस्परेट है। फाइनली ड्यूक डिक्लेयर करता है कि योकी जितना सिसिलिया से प्यार करने का दावा करता है, उसके कंपैरिजन में वो एक बहुत बड़ा पैंसी है। वो पूछता है कि क्या योकी लाइफ भर सिसिलिया का बस एक स्टूपिड टी बडी बनकर ही खुश है, और उसे समझाता है कि अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसको सिसिलिया के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। तभी मकाना उनकी टेबल के पास से गुजरती है। ड्यूक तुरंत उसको खींचकर योकी के पास लाता है और उन दोनों को योकी के रिलेशनशिप ट्रबल्स पर बात करने के लिए अकेला छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद वो रेवन को भी उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए भेज देता है। रेवन लगातार अपने नोटपैड पर लिखकर बातें करता है, तो मकाना उससे नॉर्मल तरीके से बोलने को कहती है, पर उसको मकाना की बातें बुरी लग जाती हैं और वो शांत रहना ही प्रेफर करता है। मकाना फिर योकी को सिसिलिया के बारे में और बताने के लिए राजी हो जाती है। वो समझाती है कि सिसिलिया के बिना हीरो की पार्टी कभी एक साथ इंटैक्ट नहीं रह पाती। योकी सोचता है कि क्या उनको हमेशा चोटें लगती रहती थीं, पर मकाना बताती है कि उनके पास और दूसरे इश्यूज थे। नॉर्मली पार्टी ऐसी औरतों से घिर जाती थी जो युगा के पीछे पागल होती थीं, या फिर रेवन और मकाना के बीच ठीक से कम्युनिकेशन ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती थी। पर जब भी सिसिलिया बीच में आती, वो सबके गर्मा गर्म इमोशंस को शांत करने में कामयाब हो जाती थी। मकाना बताती है कि सिसिलिया पार्टी का ज्यादातर पेपर वर्क भी हैंडल करती थी। ये सुनकर योकी उनको टॉन्ट मारता है कि उन्होंने सारा काम बस सिसिलिया की डेस्क पर डाल दिया था। मकाना और रेवन दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने काम बांटने का ट्राई किया था, जिसमें रेवन ने कुकिंग का रोल ले लिया था। क्योंकि मकाना को कुकिंग नहीं आती थी, तो उसने दूसरे काम हैंडल किए। योकी पूछता है कि फिर युगा क्या हैंडल करता था, तो वो बताती है कि कुकिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स लाने की जिम्मेदारी उसकी थी। हालांकि वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था, इसलिए वो बेसिकली यूजलेस ही था। मकाना ये भी रिवील करते हैं कि उसने सिसिलिया के साथ मिलकर इंटेलिजेंस का काम भी हैंडल किया था। फिर मकाना योकी को बताती है कि सिसिलिया उनके फाइनेंसेस भी देखती थी। तो इस पर योकी पॉइंट आउट करता है कि युगा ने इनके लिए सीरियसली कुछ नहीं किया। मकाना साइलेंटली उसकी बात से अग्री करती है, पर उसे ये भी लगता है कि जब भी युगा से कोई प्रॉब्लम हुई, वो उसकी अच्छी नीयत का नतीजा था। उसको लगता है कि युगा के काइंड हार्ट के बिना उनकी पार्टी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी। योकी को अचानक याद आता है कि उसे स्पेशली सिसिलिया के बारे में पूछना था। कुछ देर में मकाना और रेवन योकी को सिसिलिया के बारे में सब कुछ इंपॉर्टेंट बताकर खत्म करते हैं। फिर मकाना को याद आता है कि सिसिलिया का एक बहुत फेमस निकनेम भी है। योकी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, तो मकाना स्माइल करते हुए कहती है कि उसका निकनेम काफी हिलेरियस है। अचानक सिसिलिया खुद उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में आकर इंटरप्ट करती है, जिसे देखकर मकाना डर के मारे लिटरली अपनी पैंट गीली करने वाली होती है। वो सोचती है कि उसको इन बातों की भनक आखिर लगी कैसे, तो सिसिलिया बताती है कि उसको मकाना की हेल्प चाहिए थी। फिर वो एक डरावनी स्माइल के साथ मकाना का हाथ पकड़ती है और पीठ पीछे बात करने के लिए उसके साथ एक अच्छी लंबी चाट करने का प्रॉमिस करती है। फाइनली सिसिलिया वहां से एक्सक्यूज लेती है और मकाना को योकी और रेवन दोनों से दूर खींच कर ले जाती है। उनके जाने के बाद रेवन योकी से माफी मांगता है, क्योंकि वो सिसिलिया का वो एम्बैरेसिंग निकनेम जोर से नहीं बोल सकता। योकी हाँ में सर हिलाता है। फिर रेवन उसको टाउन के ऑर्फनेज की तरफ ले जाता है और रास्ते में बताता है कि सिसिलिया अक्सर इस ऑर्फनेज को सपोर्ट करती है।
वहाँ खेल रहे बच्चे उन दोनों को नोटिस कर लेते हैं और जल्द ही वो रेवन को घेर लेते हैं। वो उसे कोल्ड ब्लडेड स्वॉर्ड्समैन कह के बुला रहे होते हैं। योकी सोचता है कि वो लोग उसे इस टाइटल से क्यों बुला रहे हैं, तो रेवन समझाता है कि ये उसका खुद का निकनेम है। फिर बच्चे रेवन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ बच्चे योकी से पूछते हैं कि होली मदर अभी तक ऑर्फनेज क्यों नहीं आई। तब योकी को फाइनली समझ आ जाता है कि यही सिसिलिया का निकनेम है। इसके बाद रेवन और योकी दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं। वापस आते वक्त रेवन समझाता है कि क्योंकि वो फाइट्स में ज्यादा बोलता नहीं है और किसी को मारता नहीं है, इसलिए बच्चों ने उसे वो कोल्ड ब्लडेड स्वॉर्ड्समैन बुलाना शुरू कर दिया है, जो ना तो आंसू बहाता है और ना ही खून। फिर वो ये भी रिवील करता है कि युगा का निकनेम द वॉन्डरिंग हीरो है, जबकि मकाना को दी इटर्नल फ्रेंड कहा जाता है। योकी मकाना की परमानेंटली फ्रेंड जोन वाली बात पर कमेंट करने से इग्नोर करता है, पर वो ये जरूर सोचता है कि सिसिलिया को होली मदर क्यों कहा जाता है। रेवन समझाने से इनकार कर देता है, पर उसे लगता है कि योकी को खुद ही आगे चलकर पता चल जाएगा। फिर वो पूछता है कि सिसिलिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद योकी क्या करना चाहेगा। योकी को समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है, पर रेवन कुछ और बताने से साफ इनकार कर देता है। फिर रेवन टॉपिक चेंज करके योकी से पूछता है कि वो अब अगला क्या करना चाहता है। योकी उसे बताता है कि वो सिसिलिया के और क्लोज आना चाहता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली क्या करे। रेवन सोचता है कि उसको सिसिलिया के साथ कुछ मिशंस करने चाहिए, जिससे योकी को एक इनक्रेडिबल आइडिया क्लिक करता है। एक ही सेकंड में उसका एरोगेंट पर्सोना बाहर आ जाता है और योकी डिसाइड करता है कि वो सिसिलिया को एक बहुत डेंजरस मिशन पर ले जाएगा, ताकि वहां पर वो उसे एक डैम्सेल इन डिस्ट्रेस की तरह हीरो बनकर सेव कर सके। अगले दिन योकी सिसिलिया को अपने मिशन पर इनवाइट करता है और टाउन स्क्वायर में उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वहां मकाना चलकर आती है और बताती है कि रेवन ने उसको उसके साथ ज्वाइन करने के लिए भेजा है। जबकि योकी इस कबाब में हड्डी के आने से बिल्कुल परेशान और डेवास्टेटेड हो जाता है। मकाना पूछती है कि वो इस मिशन पर सिसिलिया को इम्प्रेस करने का क्या प्लान बना रहा है। योकी रिवील करता है कि वो सिसिलिया को एक हॉन्टेड मैंशन से कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए ले जा रहा है। मकाना को लगता है कि सिसिलिया इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे योकी हैरान रह जाता है। योकी बताता है कि उसका प्लान तो सिसिलिया को डराने का था, ताकि वो उसे सेव करे और सिसिलिया उस पर डिपेंड हो। इस पर मकाना उस पर जोर से चिल्लाती है और बताती है कि सिसिलिया एक्चुअली एक प्रीस्टेस है, जो ऑफिशियली इन अनडेड से डील करने में ही स्पेशलाइज करती है। ये सुनकर योकी स्टन रह जाता है। मकाना योकी की इस बेवकूफी और बिना दिमाग की सोच पर उसको अच्छी तरह झाड़ती है और कहती है कि वो एक्चुअली सिसिलिया की असली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर ध्यान देना शुरू करे। फिर वो योकी से कहती है कि वो और सिसिलिया फ्रंट लाइन में लीड करे, जबकि वो उनको साइड लाइन से सपोर्ट करेगी। योकी इस प्लान पर हाँ बोलता है, ये सोचते हुए कि शायद इससे बात बन जाए। जल्द ही सिसिलिया भी वहां आ जाती है और साथ में हैप्पीनेस को भी ले आती है, जिसे उसने बैकअप के लिए बुलाया था। जब सब रेडी हो जाते हैं तो योकी उन सबको हॉन्टेड मैंशन की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद योकी और हैप्पीनेस एक्साइटेड होकर अपना मिशन शुरू करने के लिए जल्दी से आगे भागते हैं, पर मकाना उनको खींचकर पीछे लाती है और योकी को याद दिलाती है कि उसको पहले सिसिलिया को लड़ने देना होगा, ताकि उसे बचाने का कोई मौका बन सके। फिर योकी सिसिलिया के साथ टीम अप करता है आगे रहने के लिए और हैप्पीनेस को पीछे मकाना के साथ सपोर्ट के लिए भेज देता है। जल्द ही वो मैंशन के अंदर एंटर करते हैं, जहां सिसिलिया लीड करती है। जैसे ही ग्रुप का सामना योकी के पहले झुंड से होता है, सिसिलिया एक ही होली सर्कल स्पेल से उन सबको ढेर कर देती है। फिर वहां अनडेड्स का एक और भी बड़ा झुंड बाहर आ जाता है, तो योकी वाटर रोप से उन सबको एक साथ बांधकर फंसा लेता है। स्केलेटन्स के इस तरह बंध जाने के बाद सिसिलिया उनको एक और होली सर्कल स्पेल से पूरी तरह खत्म कर देती है। योकी को टेंशन होने लगती है कि लगातार स्पेल्स यूज करके सिसिलिया की ताकत एग्जॉस्ट न हो जाए, इसलिए वो उसे रिहाइड्रेट करने के लिए एक वाटर बॉटल देता है। इसके बाद ग्रुप मैंशन को अच्छे से एक्सप्लोर करता है और अंदर रहने वाले सारे अनडेड्स को प्रॉपर्ली क्लियर आउट कर देता है। जल्द ही वो खुद को एक थ्रोन रूम के बाहर खड़ा पाते हैं। उन्हें पता था कि दरवाजे के उस पार अनडेड किंग है। जब वो थ्रोन रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अनडेड किंग गर्व से अपने सिंहासन पर बैठा है और उसके सर पर एक क्राउन रखा है। योकी सोचता है कि क्या ये अनडेड किंग कोई स्ट्रॉन्ग बॉस मॉन्स्टर है, पर सिसिलिया समझाती है कि वो ताकत में किसी रेगुलर अनडेड जितना ही है। पर असल खतरा जो इन अनडेड किंग से होता है वो है उनकी इंटेलिजेंस, जिसका यूज करके वो बेवकूफ स्केलेटन्स की आर्मी को लीड करते हैं। जब योकी को पता चलता है कि ये अनडेड किंग एक्चुअली हार्मलेस है, तो वो बिल्कुल बिंदास हो जाता है और अपना गार्ड डाउन करके डायरेक्टली किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। योकी की इस लाउड बकबक से अनडेड किंग जाग जाता है और आदेश देता है कि उसके सोल्जर्स आकर इसको ठिकाने लगाएं। हालांकि योकी हंसते हुए याद दिलाता है कि वो उसके सारे सोल्जर्स को बाहर ही निपटा कर आया है। तो चुपचाप अनडेड किंग अपनी तलवार उठाता है और खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही किंग बिना सोचे समझे अपनी तलवार घुमाता है, योकी एक झटके में उसके सामने आ जाता है।
फिर वो लात मारकर उस स्केलेटन के सर से उसका ताज गिरा देता है और इतना पैथेटिक दिखने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगता है। डर के मारे स्केलेटन वापस अपने ताज की तरफ भागता है और उसको जमीन से ऐसे उठाता है जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। यहाँ तक कि योकी के खुद के पार्टी मेंबर्स को भी लगता है कि वो एक मरे हुए इंसान का मजाक उड़ाकर काफी क्रूअल बन रहा है और उसको खुद को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दे रहा। अनडेड किंग इस बात से आग बबूला हो जाता है कि योकी ने उसके प्यारे ताज की बेइज्जती की। गुस्से में आकर वो योकी पर दोबारा अटैक करने की हिम्मत जुटाता है, पर योकी उसकी इन बेवकूफियों से पक चुका होता है और एक झटके में उसकी तलवार दूर गिरा देता है। तब किंग को रियलाइज होता है कि वो सच में हार चुका है और वो डिफीट एक्सेप्ट करके घुटनों के बल गिर जाता है। जब मकाना सोच रही होती है कि क्या ये अनडेड स्केलेटन अब रेजिस्ट करना बंद कर देगा, किंग बस चुपचाप अपने ताज को हाथों में पकड़े रहता है। योकी सिसिलिया से कहता है कि वो इस अनडेड को प्यूरिफाई कर दे, इसलिए वो आगे आती है। अनडेड किंग के पास जाकर वो उससे पूछती है कि वो इस ताज के पीछे इतना पागल क्यों है। किंग समझाता है कि ये ताज उसके लिए बहुत स्पेशल था, पर उसे अब याद नहीं कि क्यों। सिसिलिया सोचती है कि वो जरूर एक बहुत काइंड राजा रहा होगा जिसको अपने देश की सच्ची परवाह थी। फिर वो किंग को उसके प्यारे ताज के साथ ही हेवन भेजाने का ऑफर देती है। मॉन्स्टर से इतने प्यार से बात करते हुए देखकर योकी को याद आता है कि जब वो पहली बार डीमन लॉर्ड के पैलेस में सिसिलिया से मिला था तो उसे कैसा फील हुआ था। फिर सिसिलिया अपनी एनर्जी गैदर करती है और हेवेंस रोंडो नाम का एक स्पेल रिलीज करती है जो स्केलेटन किंग के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी बनाता है। जल्द ही इस लाइट की वजह से स्केलेटन हवा में ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है और उसे एक पीसफुल रेस्ट मिल जाता है। स्पेल कंप्लीट होने के बाद बॉडी पर पड़े इतने भारी स्ट्रेन की वजह से सिसिलिया लड़खड़ा जाती है। मकाना गुस्सा होती है कि उसने इतना हाई रैंक स्पेल क्यों यूज किया, पर योकी उसको तसल्ली देता है कि वो ठीक हो जाएगी। फिर वो मकाना और हैप्पीनेस को बची हुई मैंशन दोबारा स्काउट करने भेज देता है, ये सोचकर कि शायद उसे इस बहाने सिसिलिया के साथ थोड़ा अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाए। उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद योकी सिसिलिया से पूछता है कि क्या वो उसके सहारे से चलकर जा सकती है या फिर उसे उसको उठाकर बाहर ले जाना चाहिए। थकान से हांफते हुए सिसिलिया लगभग गिरने वाली होती है और उससे सपोर्ट मांगती है। योकी उसको खड़ा होने में हेल्प करता है और सोचता है कि उसने इतना माना आखिर क्यों खर्च किया। सिसिलिया समझाती है कि वो नहीं चाहती थी कि किंग का ताज यहीं छूट जाए, पर अचानक वो थकान से फिर लड़खड़ा जाती है। योकी समझ जाता है कि वो बस बहादुर बनने का नाटक कर रही है और इस हालत में बिल्कुल चलकर नहीं जा सकती। फिर वो उसे आराम से अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे सिसिलिया पूरी तरह शर्मा जाती है। इसके बाद योकी उसे उठाकर मैंशन से बाहर लाता है और कैरेज में बिठा लेता है। जब मकाना और हैप्पीनेस अपने मिशन से वापस आती हैं तो वो देखती हैं कि योकी और सिसिलिया दोनों शर्म के मारे एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला पा रहे हैं। इसके बाद वो सब घर वापस आते हैं और योकी मकाना से पूछता है कि क्या उसने सब ठीक से किया। वो स्माइल करती है पर उसकी परफॉर्मेंस को कोई रेटिंग देने से इनकार कर देती है। योकी सोचता है कि क्यों, पर मकाना को लगता है कि योकी उसकी गाइडेंस के बिना आगे और भी बेटर करेगा, क्योंकि उसकी एडवाइस उसके खुद के थॉट्स को अफेक्ट कर रही थी। वो याद करती है कि कैसे उसने सिसिलिया को उस बड़ी मैंशन से उठाकर लाया था और योकी की तारीफ करती है कि उसने पूरी ताकत से दूसरों की मदद की। फिर वो वहां से मुड़कर चली जाती है, थोड़ा सैड फील करते हुए जैसे योकी ने रोमांस के मामले में उसे बहुत पीछे छोड़ दिया हो। अगले दिन योकी सिसिलिया से उसके मैंशन में मिलने जाता है। वहां वो योकी से ऑर्फनेज वाले विजिट के बारे में पूछती है। सिसिलिया योकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका निकनेम सीक्रेट रखे, तो वो तुरंत अपना मुंह बंद रखने का प्रॉमिस कर देता है। हालांकि योकी को इस बात की क्यूरियोसिटी होती है कि वो इस निकनेम को लेकर इतनी एम्बैरेस्ड क्यों है और पूछता है कि आखिर उसे ये मिला कहां से है। सिसिलिया थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर सोचती है कि खुद ही उसे बता देना बेस्ट रहेगा। फाइनली वो बताती है कि हीरोज पार्टी में यूगा हमेशा उसकी कुकिंग और एक मॉम की तरह ग्रुप की केयर करने के लिए उसकी खूब तारीफ किया करता था। उस समय से उसने उसको मॉम बुलाना शुरू कर दिया था, जो सिसिलिया के लिए काफी एम्बैरेसिंग था, और इसकी देखा देखी बाद में ऑर्फनेज के बच्चों ने भी उसको मदर बुलाना शुरू कर दिया। ये सुनकर के उसके इस फेमस नाम के पीछे इतनी सिंपल और सिली सी कहानी है, योकी अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाता। कुछ दिन बाद गार्ग्यूल योकी से एक जॉब ढूंढने को कहता है, क्योंकि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ के थक चुका था। ये सुनकर योकी थोड़ा शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या उसने अपने रूम में गार्ग्यूल को अनकंफर्टेबल फील कराया है। लेकिन गार्ग्यूल एक्सप्लेन करता है कि वो बस टील की खातिर काम करना चाहता है। गार्ग्यूल बताता है कि टील रोज अपनी हार्ड अर्न मनी उसके लिए मैजिक ओर खरीदने में खर्च करती है, इसीलिए वो बस उसका एहसान चुकाना चाहता है। योकी समझ जाता है कि गार्ग्यूल सीरियस है और हामी भरते हुए उसके लिए एक असली जॉब ढूंढने के लिए अग्री कर लेता है। हालांकि जब वो ब्लैक थंडर मैजिक सोर्ड्समैन के भेस में और गार्ग्यूल को एक डेमोनिक मास्क पहनाकर वेडवेंचर गिल्ड विजिट करता है, तो रिसेप्शनिस्ट को तो ऑलमोस्ट हार्ट अटैक किया जाता है। डर के मारे वो क्लेमन पे चिल्लाती है कि वो बाहर आए और इन डरावने कस्टमर से डील करे, तो वो बैक रूम से बाहर आता है। क्लेमन कंप्लेन करता है कि वो इंपॉर्टेंट काम में बिजी था, पर रिसेप्शनिस्ट टोकते हुए कहती है कि वो बस अपनी बीवी के हाथ का बना खाना एंजॉय कर रहा था। एम्बैरेस फील करते हुए क्लेमन फाइनली काम पे लगता है और योकी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए।
गार्ग्यूल क्लेमन से उसे एक एडवेंचरर बनाने को कहता है, तो वो हाँ बोलकर शॉक्ड रिसेप्शनिस्ट के सामने उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देता है। एडवेंचरर कार्ड मिलने के बाद योकी उसे कुछ वेपन्स और गियर खरीदने के लिए सिटी ले जाता है। गार्ग्यूल सोचता है कि वो अपनी खुद की मैजिक क्यों नहीं यूज कर सकता, तो योकी उसे याद दिलाता है कि उसे एक डीमन की अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना है। अगली सुबह योकी गार्ग्यूल के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड वापस आता है ताकि उसको कोई मेन मिशन देने से पहले कुछ छोटे कमिश्न्स दिला सके, पर क्लेमन योकी को बताता है कि एक स्पेशल गेस्ट उसका वेट कर रही है। जल्द ही योकी गिल्ड के बैक रूम में जाता है जहां वो सिसिलिया को अपना वेट करते हुए देखता है। भले ही वो डिस्गाइज में था, सिसिलिया उसे पहचान लेती है और योकी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तुरंत सरेंडर कर देता है। वो सोचता है कि उसे उसकी डिस्गाइज के बारे में कैसे पता चला, तो सिसिलिया बताती है कि सोफिया ने उसे ब्लैक सोर्समैन के सारे कारनामों के बारे में बता दिया था, क्योंकि वो जानती है कि योकी अपनी गूफी हरकतों से कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिसिलिया वरीड थी और उसे चेक करने के लिए गिल्ड आ गई थी। योकी उसे रियश्योर करता है कि वो बस गार्ग्यूल के लिए एक जॉब दिलवाने की कोशिश कर रहा है, जिसे सुनकर उसे आराम मिलता है। फिर सिसिलिया पूछती है कि योकी अपने हीरो आउटफिट में क्यों है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो बस गार्ग्यूल के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सिसिलिया उनके कमीशंस में हेल्प करने का ऑफर देती है। योकी मना करने की कोशिश करता है, पर सिसिलिया उसे एक न्यूबी के साथ अकेले ट्रस्ट करने से साफ इनकार कर देती है। फिर वो तीनों एक खोई हुई बिल्ली ढूंढने का कमीशन लेते हैं और उसे कंप्लीट करने निकल पड़ते हैं। जब वो क्लाइंट से मिलते हैं तो योकी अपनी लाउड ओवर एक्टिंग से उन्हें डरा देता है। इसलिए सिसिलिया आगे आती है और शांति से उनसे पूछती है कि बिल्ली कैसे गुम हुई। थोड़ी देर बाद वो क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बिल्ली का एक स्केच बनाती है और योकी और गार्ग्यूल को दिखाती है। इस बीच योकी क्लाइंट्स की बॉडी से बिल्ली की स्मेल को डीप सांसें लेकर सूंघने लगता है। जैसे ही सिसिलिया के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, गार्ग्यूल सोचता है कि उन्हें कहां से ढूंढना स्टार्ट करना चाहिए। योकी उसे बताता है कि नॉर्मली लोग आसपास पूछताछ करके और लोकल पुलिस को कांटेक्ट करके स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन योकी खुद अपने हीरो गियर में आ जाता है और एक छत पर कूद जाता है और अपनी पावरफुल स्मेलिंग पावर से बिल्ली की सेंट ट्रैक करने लगता है। जल्द ही उसे एक गली में बिल्ली अपने एक फ्रेंड के साथ मिल जाती है। जैसे ही योकी पास जाने की कोशिश करता है, बिल्ली उस पर फुरफुराती है, तो वो कामिंग मैजिक का यूज करके उसे सुला देता है। उसके बाद वो दोनों बिल्लियों को उस फैमिली को लौटा देता है और उनसे उस स्ट्रे बिल्ली का भी ध्यान रखने को कहता है। पहला कमीशन पूरा करने के बाद योकी एक और मिशन लेने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि सिसिलिया उसे याद दिलाती है कि उन्हें गार्ग्यूल को खुद से मिशन पूरा करना सिखाना है, ना कि योकी की डेमोनिक एबिलिटीज से आसान टास्क्स को स्पीड रन कर देना है। फाइनली योकी को अपनी गलती का एहसास होता है और सिसिलिया सजेस्ट करती है कि इस बार गार्ग्यूल को काम हैंडल करने दिया जाए। कुछ देर बाद वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां गार्ग्यूल हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू करता है। योकी गार्ग्यूल को वार्न करता है कि वो ज्यादा ना तोड़े, तो वो सिर्फ उतनी हर्ब्स लेता है जितनी कमीशन पूरा करने के लिए जरूरी थी। हर्ब्स लेने के बाद गार्ग्यूल जंगल से गॉब्लिन्स के एक झुंड को सफाया करने निकल पड़ता है। सिसिलिया सोचती है कि क्या उन्हें गार्ग्यूल की मदद करनी चाहिए, पर वो डरावना डीमन आसानी से उन लो लेवल गॉब्लिन्स को निपटा देता है। उसके बाद वो एडवेंचरर्स गिल्ड वापस आते हैं जहां क्लेमन गार्ग्यूल को उसके कमीशन का रिवॉर्ड दे देता है। अपने हाथ में अपनी मेहनत की कमाई पकड़कर गार्ग्यूल को फाइनली लगता है कि वो एक सोसाइटी का प्रोडक्टिव मेंबर बन गया है। ये याद रखते हुए कि बीमार होने के बावजूद टील रोज अपनी मेहनत कमाने के लिए कितनी मेहनत करती है, वो फ्यूचर में उसको सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करने की कसम खाता है। सिसिलिया और योकी दोनों उसे गुड लक विश करते हैं। योकी उसे फ्यूचर क्वेस्ट्स में ज्वाइन करने का भी ऑफर देता है, पर गार्ग्यूल उनसे कहता है कि अब उसे अकेले मिशंस हैंडल करने दे, क्योंकि अब उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सिटी में अकेले अपना रास्ता निकाल लेगा। योकी उसकी विश को रिस्पेक्ट करता है, तो गार्ग्यूल अपनी खुद की एडवेंचरिंग जर्नी शुरू करने के लिए चला जाता है। गार्ग्यूल की जाने के बाद योकी सिसिलिया को गुड बाय बोलने के लिए पलटता है। वो उससे पूछती है कि इसके बाद वो क्या करेगा, तो योकी बताता है कि वो अकेले एक ए रैंक्ड क्वेस्ट करेगा। ये सुनकर सिसिलिया उसे नेक्स्ट क्वेस्ट में ज्वाइन करने को कहती है। उसके साथ मिशन पर जाने के ख्याल से योकी तुरंत हड़बड़ा जाता है और बहाने बनाने लगता है ताकि वो अपना प्लान ड्रॉप कर दे। हालांकि सिसिलिया वहां से जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसके पास उसके साथ एडवेंचरिंग पर जाने के लिए बहुत सारा फ्री टाइम है। फिर योकी उसे पॉइंट आउट करता है कि वो अभी भी अपने चर्च आउटफिट में है, इसलिए उसके लिए लंबी जर्नीज पर जाना ठीक नहीं रहेगा। सिसिलिया मान जाती है, लेकिन वो सिर्फ एक और कंफर्टेबल आउटफिट पहनने के लिए वहां से जाती है। अपने नए डिस्गाइज के साथ वो योकी की लंबी जर्नी पर उसके साथ जाने के लिए पूरी तरह रेडी होती है। बाद में दोनों अपनी क्वेस्ट डेस्टिनेशन की तरफ पैदल निकल जाते हैं। सिसिलिया नोटिस करती है कि जब उन्होंने मिशन एक्सेप्ट किया था तो क्लेमन काफी खुश दिख रहा था। तो योकी एक्सप्लेन करता है कि ए रैंक कमिशंस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता। फिर भी उसे लगता है कि उनका करंट मिशन थोड़ा ज्यादा ही इजी है।
इफ पर सिसिलिया तुरंत रिएक्ट करती है और उस गवार योकी को समझाती है कि नए एरियाज और अननोन रूइंस का सर्वे करना एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल काम होता है। योकी सोचता है कि क्या उन्हें कुछ अजीब और डेंजरस मॉन्स्टर्स से लड़ने को मिलेगा, पर सिसिलिया उसे ऐसी चीजों से दूर रहने की वार्निंग देती है क्योंकि उनका मिशन सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर फोकस करता है। फिर उसे याद आता है कि उनका करंट क्वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट की तरफ से आया था, इसीलिए जरूर गिल्ड ने योकी पर अपना पूरा भरोसा दिखाया होगा। ये सुनने के बाद फाइनली योकी इस क्वेस्ट को सीरियसली लेने का डिसाइड करता है। तभी सिसिलिया नोटिस करती है कि काफी रात हो चुकी है, तो वो रात में रेस्ट करने के लिए कैंप लगाते हैं। आग जलाने के बाद सिसिलिया खाना पकाना शुरू करती है, पर योकी उसके साथ पूरी रात अकेले बिताने के ख्याल से काफी एम्बैरस फील कर रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना पूरा टाइम बस अपने मास्क के पीछे छिपकर बिताएगा। अपने डिल्यूलो मोड से आई हुई कॉन्फिडेंस की वजह से योकी कैंप को अनवांटेड इंट्रूडर्स से बचाने के लिए चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है। फिर वो सिसिलिया को फॉरेस्ट से तोड़कर लाए हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल से भरा हुआ एक बड़ा सा बैग पकड़ा देता है। सिसिलिया उसकी स्पीड से इंप्रेस होती है, पर वो सोचती है कि अब जब वो बस अकेले हैं तो इसने अभी तक अपना मास्क क्यों नहीं लगा रखा है। योकी एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करता है कि जब तक मिशन पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनाए रखनी है। फिर वो अपने मास्क का मुंह खोलकर प्रूव करता है कि वो इस डिस्गाइज में रहकर भी आराम से खा सकता है। हालांकि सिसिलिया उसे उस अजीब से गेटअप के साथ घूमने से साफ मना कर देती है, तो आखिर में हार मानकर योकी अपना डम सा मास्क उतार ही देता है। जैसे ही वो मास्क उतारता है सिसिलिया उसे सूप सर्व करती है। कुछ बाइट्स लेने के बाद योकी को खाना इतना पसंद आता है कि वो भूखों की तरह उस पर टूट पड़ता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सिसिलिया के सामने खाने के लिए कितना डेस्परेट लग रहा है, तो वो जल्दी से बाकी का खाना फिनिश करके वापस अपना मास्क पहन लेता है। योकी कहता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। सिसिलिया थोड़ा ताज्जुब करती है कि वो इतनी जल्दी क्यों सोने जा रहा है। उसके लिए थोड़ा बुरा फील करते हुए योकी पूछता है कि इतनी सारी एडवेंचरिंग करने के बाद भी उसे थकान नहीं हो रही। अचानक सिसिलिया अपनी क्यूट टोन बदलकर उसमें एक डिल्यूजनल लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बहुत गर्व से कहती है कि वो उस हीरो की पार्टी की मेंबर है जिसे खुद डीमन लॉर्ड को हराने का टास्क मिला था, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेस्ट्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। योकी भी उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रह जाता है। फिर सिसिलिया अपनी नॉर्मल हरकतों पर वापस आती है और बताती है कि वो तो बस उसे कॉपी कर रही थी। इसके बाद वो दोनों आराम करने के लिए लेट जाते हैं। रेस्ट करते वक्त सिसिलिया को याद आता है कि किंग ने उसे अपने कोर्ट में बुलाया था ताकि एक और मैरिज प्रपोजल पर डिस्कशन कर सके। उस वक्त उसने ये कहकर प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था कि वो अभी शादी के लिए मैच्योर नहीं हुई है। किंग ने उससे पूछा था कि क्या वो योकी की खातिर प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है, पर सिसिलिया ने ऐसे एक्ट किया जैसे इस बात से योकी का कोई लेना देना ना हो। हालांकि किंग ने उसको वार्न किया था कि ये एक स्पेशल प्रपोजल था जो एक बहुत ही पावरफुल किंगडम के वारिस की तरफ से आया था, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से रिफ्यूज नहीं कर सकती थी। जैसे ही ये यादें धुंधली होती हैं, सेसिलिया जल्दी सो जाती है। अगली सुबह सेसिलिया और योकी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। रुइंस के अंदर एंटर करने के बाद सेसिलिया एक बुक निकालती है जो अंधेरे में एक चमकता हुआ ऑर्ब रिलीज करती है। सेसिलिया आगे चलकर रास्ता दिखाने का ऑफर देती है, पर योकी को लगता है कि ये काम उसे करना चाहिए, तो वो पॉइंट आउट करती है कि योकी की पावरफुल मैजिक रुइंस को डैमेज कर सकती है। सेसिलिया सोचती है कि अगर रास्ते में कोई छोटी मॉन्स्टर्स आते हैं तो वो उन्हें इजीली हैंडल कर सकती है, लेकिन योकी उसे रीअश्योर करता है कि वो इस जगह को डिस्ट्रॉय किए बिना पूरा एक्सप्लोर कर सकता है। फिर वो आगे बढ़ता है और लीड ले लेता है। थोड़ी देर तक रुइंस को एक्सप्लोर करने के बाद योकी को आगे एक रूम में छिपे हुए दर्जनों मॉन्स्टर्स डिटेक्ट होते हैं। जबकि सेसिलिया थोड़ा सरप्राइज होती है, योकी चुपचाप उस रूम की तरफ बढ़ता है। एक ही जगह पर इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर सेसिलिया सोचती है कि उन्हें अपना रूट बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेले इतने सभी को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकती। हालांकि योकी आगे आता है और एक इल्यूजन स्फीयर रिलीज करने से पहले उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर देता है। जैसे ही स्फीयर रूम में एंटर करता है, सारे मॉन्स्टर्स उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। सेसिलिया कंप्लेन करती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर जब तक वो रूम क्रॉस नहीं कर लेती तब तक वो योकी उसकी आंखें कवर करके ही रखता है। रूम से बाहर निकलने के बाद सेसिलिया क्यूरियोसिटी से पूछती है कि योकी ने कौन सा स्पेल यूज किया था। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक इल्यूजन स्फीयर था जो लोगों को उनकी सबसे पसंदीदा चीजें दिखाकर ट्रैप करता है। योकी के केस में उसे लगता है कि उसने जरूर उधर सेसिलिया को ही देखा होता। फिर सेसिलिया सोचती है कि उसने क्या देखा होता और उसे लगता है कि स्फीयर ने जरूर उसे एक बहुत ही डिलीशियस केक दिखाया होता। हालांकि योकी इस बार से काफी डिसअपॉइंटेड होता है कि वो उसके लिए एक डिजर्ट से भी कम इंपॉर्टेंट है, पर वो बिना कुछ कहे रुइंस को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखता है।
कुछ देर बाद वो रूइंस के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, जो कि बस एक खाली डब्बा जैसा रूम था। योकी को बहुत निराशा होती है क्योंकि उसने सोचा था कि वहां कोई हिडन ट्रेजर या सीक्रेट बॉस मॉन्स्टर जरूर होगा, लेकिन सेसिलिया वहां अंदर उगने वाले रेयर मशरूम्स का रिकॉर्ड बनाकर ही काफी खुश होती है। उसके बाद वो एक अलग एग्जिट से रूइंस के बाहर निकल आते हैं। वहां उन्हें बहती हुई नदी और हरियाली से भरा एक बहुत खूबसूरत एरिया मिलता है। उस सीनरी को अप्रिशिएट करते हुए सेसिलिया नोटिस करती है कि काफी लेट हो रहा है, इसलिए वो एडवेंचरस गिल्ड वापस जाने से पहले अपने पिछले कैंप साइट पर थोड़ा आराम करने का सजेशन देती है। अगले दिन योकी और सेसिलिया गिल्ड वापस आते हैं। योकी क्लेमैन के सामने अपनी वाइल्ड एडवेंचर्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकना शुरू कर देता है, पर सेसिलिया उसे साइड में धक्का देकर अपनी रियल फाइंडिंग्स उसे प्रेजेंट करती है। जैसे ही क्लेमैन उसके नोट्स देखता है, वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि ऐसे पुराने एरियाज पर डिटेल रिपोर्ट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक रिवॉर्ड के तौर पर वो उन्हें कैश से भरा एक बड़ा सा बैग पकड़ा देता है। योकी बहुत खुश होता है और सोचता है कि उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी थ्रो करनी चाहिए। सेसिलिया उसकी बात से अग्री करती है, पर वो उसे पहले घर जाकर अपना वो बेवकूफों वाला स्टूपिड आउटफिट चेंज करने के लिए फोर्स करती है। हालांकि जब वो योकी के रूम पर वापस आते हैं तो उन्हें दरवाजा पहले से ही अनलॉक्ड मिलता है। अंदर जाने पर उन्हें टील जमीन पर गिरी हुई मिलती है और उसके चेहरे पर एक बेहद डरावना एक्सप्रेशन होता है जैसे ही वो अपने प्यारे गार्गोयल को पुकारती है। टील किसी हॉरर मूवी के कैरेक्टर की तरह उठती है और योकी और सेसिलिया से अपने प्यारे लॉज का रास्ता बताने को कहती है। इससे पहले कि वो और ज्यादा डरावनी बन पाती, गार्गोयल सच में घर वापस आ जाता है। एक ही पल में टील का वो डरावना एक्सप्रेशन गायब हो जाता है और वो खुशी से उछलकर गार्गोयल के गले लग जाती है। गार्गोयल उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और बताता है कि उसने सिटी में अपना खुद का एक रूम रेंट कर लिया है। फिर वो बताता है कि अब वो एक इंडिपेंडेंट एडवेंचरर बन गया है और टील से अपनी हार्ड अर्न मनी उसके लिए मैजिक ओर पर खर्च करने को बंद करने को कहता है। टील रुकने से इनकार करती है और उसे याद दिलाती है कि वो ये सारा ओर सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार में खरीदती है। फिर वो जल्दी से उसे उसके नए रूम की तरफ खींच ले जाती है और योकी और सेसिलिया को वहां हक्का बक्का छोड़ देती है। उन दोनों लव बर्ड्स के जाने के बाद योकी को फाइनली खुद को मिरर में देखने का मौका मिलता है। जैसे ही वो खुद पर एक नजर डालता है, वो ये देखकर बुरी तरह डर जाता है कि वो उस आउटफिट में कितना गूफी और अजीब लग रहा था। जब योकी शर्म के मारे जमीन पर इधर उधर लौटने लगता है तो सेसिलिया को उसके लिए काफी बुरा लगता है। आखिर में वो उसे कंफर्ट करने का डिसाइड करती है और कहती है कि उसे इस ब्लैक हीरो स्वॉर्ड्समैन के साथ और भी क्वेस्ट्स पर जाने के लिए अपना खुद का डिस्गाइज यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर योकी को एक और बड़ा ईगो बूस्ट मिलता है और वो अपने डेलुलु मोड में वापस आ जाता है और सेसिलिया को फ्यूचर में अपनी और भी ऑसम एबिलिटीज दिखाने का प्रॉमिस करता है।